हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उदयपुर के दूसरे दिन में हमने क्या क्या किया उसके बारे में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने स्कूटी को हायर किया जो कि हमको 300 रुपये में मिली थी, और इस स्कूटी का हमने सबसे पहले वीडियो बनाया जिससे कि बाद में ये लोग क्लेम ना कर सकें कि हमारी स्कूटी में ये कुछ गड़बड़ कर दिए हैं या कुछ हो गया तो उसका अलग से हर्जाना ना देना पड़े। तो उसके बाद हम यहाँ से जैसे ही हम स्कूटी लेके निकल लेते हैं और रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुँच जाते हैं करणी माता मंदिर की ओर। करणी माता मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक आप बाई वॉक जा सकते हैं सीढ़ियों से और दूसरा आप उड़न खटोला की मदद ले सकते हैं। उड़न खटोला की फ़ीस 150 रुपये पर हेड रहती है। रास्ते में हमें उड़न खटोला दिखाई दे जाते हैं और ये 3-3 के ग्रुप में चलते हैं। और ये यहाँ पे एक रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पड़ता है जहाँ पे आप रुककर फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, और ये आपको पॉइंट दिख रहा है जहाँ से उड़न खटोला चलता है और ऊपर तक जाता है। इस जगह से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, इसलिए हम यहाँ पे रुक के थोड़ा फ़ोटोग्राफ वगैरह किया और उसके बाद हम चल दिए अपने आगे रास्ते की ओर। और रास्ते में ही ये उड़न खटोले हमारे एकदम हेड के ऊपर से गुजरे हैं, तो देखने में काफ़ी रोमांचक लग रहा था। इनमें 3-3 का ग्रुप चलता है। ये क्यों चलता है, इसका लॉजिक कुछ साइंटिफिक रहा होगा। और हम पहुंच जाते हैं करणी माता के मंदिर में। करणी माता के मंदिर में जब पहुंचने के बाद सबसे पहले जूते चप्पल इधर साइड में उतार देते हैं, और साइड में उतारने के बाद हम जाते हैं दरवाजे की ओर। सामने वाला दरवाज़ा पता नहीं किस लिए बंद कर रखा था, इसलिए हम पीछे के दरवाजे से जाते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सिटी पैलेस और दूध तलाई दूर से साफ साफ दिखाई देगी। साथ में आप पिचोला लेक को भी देख सकते हैं। यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी अच्छे से नज़र आती है। ये सामने पिचोला लेक दिख रही है। पूरे उदयपुर सिटी का आप यहाँ से अच्छे से व्यू देख पाएंगे। ये यहाँ पे आपका करणी माता का मंदिर है, बाहर शिव जी का एक छोटा सा टेम्पल रहता है, और आप यहाँ पे करणी माता के दर्शन भी करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यहाँ एक जगह है जहाँ पे लोग अपने मकान बनवाने की मन्नत लेके आते हैं, तो वो पत्थरों से अपने मकान को बना के जाते हैं कि माता हमारा मकान बना देना। तो काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ की, तो आप इस जगह ज़रूर आइएगा, देखिएगा। यहाँ पे एक ये व्यू पॉइंट होता है जहाँ से आप पूरे उदयपुर सिटी को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पूरा का पूरा नेचर आपको दिखाई दे देता है। आप करणी माता के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से उतरते हैं, और वहाँ नीचे आने पे जो एक पार्क होता है करणी माता मंदिर के रास्ते में, तो उस पार्क को भी हमने देखने की इच्छा प्रकट की और हम उसको देखने के लिए भी गए थे। तो उस पार्क के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो पार्क कैसा है। और देखने में तो पार्क काफ़ी बड़ा है। ये आपको पूरा पार्क का दृश्य दिखाई देगा, और साइड में ये आपको जो दिख रही है वो एक वॉच टावर है, कभी बनाई गई होगी पुराने समय में वॉच टावर। साइड में एक बहुत बड़ा नाला टाइप का बना हुआ है, और ये नाला नहीं है, शायद यहाँ से कभी लेक वगैरह का पानी आया करता था। तो ये आप पूरा पार्क देख सकते हैं। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, और यहाँ पे लोग बहुत सारी रील और इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे बहुत ही हरा भरा है, तो आपको देखने से ही बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और चूँकि हम बारिश के महीने में गए थे, तो बारिश के महीने में जाने के कारण यहाँ सब कुछ हरा भरा ज़्यादा ही दिखाई देता है। पूरा पार्क घूमने के पश्चात हम निकल लेते हैं अपनी स्कूटी को उठाकर उदयपुर की भीड़ भरी हुई गलियों से गुजरते हुए सीधा सज्जनगढ़ फोर्ट की ओर। सज्जनगढ़ फोर्ट जो कि मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ फोर्ट के बारे में बता दें तो यहाँ की टिकट कुछ 250 से 300 रुपये की रहती है पर पर्सन की। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको बगल में ही है इसके बायोलॉजिकल पार्क जू
उसकी भी टिकट आपको 150 में यहाँ से मिल जाएगी। दोनों पैरेलल पे ही हैं, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सबसे पहले जाता हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट की ओर। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले लेता हूँ टिकट। टिकट खरीदने के बाद सीधा हम एंटर करेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पे, और रास्ते का आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीधा सज्जनगढ़ फोर्ट। ये सज्जनगढ़ फोर्ट का आपको गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट से एंट्री करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं और इसको मानसून पैलेस भी बोलते हैं, क्योंकि मानसून के समय में इस पैलेस की जो खूबसूरती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। इस रास्ते से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो इसके लेफ़्ट में एक रास्ता छोटा सा गया हुआ होता है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है। हालांकि चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने की आपको हर चीज़ मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप लोकल के कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, राजस्थानी पहनावा जो पहनाते हैं और आपको फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है राजस्थानी कपड़ों में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से अब हम जाते हैं अंदर की ओर। फोर्ट में बारिश के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ दिख रही है, और लगातार बारिश भी हो रही है। लोग अपना छाता वगैरह लेकर के यहाँ पे जा रहे हैं। यह है इसका मेन दरवाज़ा जहाँ से हम एंटर करते हैं। बाहर खड़े होकर अगर हम यहाँ का दृश्य देखते हैं तो आपको बादल ही बादल चारों तरफ नज़र आएंगे, और थोड़ा बहुत आपको सिटी नज़र आएगी। इस दरवाजे से एंटर करते ही आपको मेन वेन्यू जिसको बोलते हैं वो दिखाई देता है, और अंदर जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग लगा रखी है यहाँ पे। इसके अलावा राजा का ये जो दरबार हुआ करता था उसकी एक फ़ोटो लगी हुई है फ्रेम करके, जो आपको 3D में नज़र आएगी। साथ ही इस फ़ोटो पे सब कुछ इस पैलेस के बारे में लिखा हुआ है। यहीं आपको देखेंगे तो यहाँ पे ये बस व्यू पॉइंट बने हुए हैं, चारों तरफ मीनार टाइप की बनी हुई हैं, और दीवारों पर तस्वीरें लगी हैं। यहाँ पे जो जो राजा रह चुके हैं, जिन्होंने बनवाया, उनकी पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे छोटा हल्का फुल्का सा एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम में ही आपको जानवरों के चित्र वगैरह दर्शाए गए हैं। साथ ही एक म्यूजियम में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ आसपास का गांव का क्या कार्यशैली है वो सब इसमें दिखाया गया है। बाहर एक जो खुला हुआ एरिया है उसमें आप जाकर अगर देखेंगे तो वहाँ का दृश्य ही सबसे अलग है। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा, घाटियाँ दिखाई देंगी, पहाड़ दिखाई देंगे और बादल दिखाई देंगे। हालांकि मौसम ऐसा है कि बारिश पल पल में बारिश आती है। ये है वो चित्र जो गाँव, जिसमें पूरा गांव दर्शाया गया है। इस मोनूमेंट में आप देख सकते हैं। ये है बाहर से नज़ारा पैलेस का। और अब हम यहाँ से बाहर का जितना भी व्यू है वो हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ के लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको कार वगैरह की पार्किंग दिखाई देंगी। अगर आप अपनी कार पार्क करते हैं तो आप यहाँ लेफ़्ट से भी नीचे जा सकते हैं। ये पूरा पार्क है, यहाँ बैठ सकते हैं आप। अगर बच्चों को लेकर आए हैं तो खेल सकते हैं अच्छे से। ये लेफ़्ट में जो आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के जस्ट नीचे पार्किंग है, कार वगैरह की पार्किंग हो रखी है। यहाँ आप पार्किंग में सीधा जा सकते हैं। 2 रास्ते हैं यहाँ आने के लिए। ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसका नज़ारा ही सबसे अलग है। पैलेस की पर्वत श्रृंखला से नीचे उतरने के पश्चात सबसे पहला जो लेफ़्ट रास्ता पड़ेगा, वहाँ से हम टर्न करेंगे तो हम सीधा पहुँच जाएंगे फतेह सागर लेक। ये है फतेह सागर लेक जिसका दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये किनारे किनारे से आप जाएंगे, बहुत ही बड़ी लेक है यहाँ।
फतेह सागर लेक के बीचों बीच में एक आइलैंड बना हुआ है। इस आइलैंड को हम नेहरू आइलैंड अथवा नेहरू गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की बोटिंग करना चाहेंगे तो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बोट और स्पीड बोट भी यहाँ पे मिलती है। अगर आपको स्पीड बोट में करनी है तो आप स्पीड बोट कर सकते हैं। और ऊपर आप नज़ारा देख रहे हैं कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पे। हालांकि हम आपको नेहरू आइलैंड या नेहरू गार्डन को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस टाइम पे हम यहाँ गए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। इस वजह से यहाँ पे ये नेहरू आइलैंड में प्रवेश बंद कर रखा था। यहाँ की बोटिंग का क्या चार्ज है, क्या कुछ है, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में दिखा देंगे कि बोटिंग का चार्ज कितना लगता है। और शाम के टाइम का यहाँ का क्या माहौल रहता है वो भी दिखाएंगे हम आपको। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि बोटिंग का कितना चार्ज रहता है। फतेह सागर लेक के मेन एंट्री पॉइंट के जस्ट सामने आपको मिलता है महाराणा प्रताप स्मारक। अगर आप महाराणा प्रताप स्मारक में एंटर करते हैं और आप अगर डिफेंस क्षेत्र से हैं, स्टूडेंट हैं या स्वतंत्रता सेनानी के घर से हैं, तो आपकी और आपके साथ आने वाले सभी की टिकट को 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर 120 की टिकट है तो आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। महाराणा प्रताप स्मारक तक पहुँचते पहुँचते हमको थोड़ी सी रात हो गई थी। और यहाँ पे क्या क्या क्रियाएँ होती हैं वो सब आपको यहाँ बोर्ड पे पहले ही बता दिया जाएगा। महाराणा प्रताप स्मारक में पहुँचते ही सबसे पहले हम जाते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम, जिसको वीर भवन कहते हैं। वीर भवन में हम एंटर करते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे जितने भी राजा रहे हैं उदयपुर में, उन सब की तस्वीरें लगाई गई हैं और उनके बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। अगर आप जानकारी चाहते हैं, इतिहास में रुचि रखते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से किले को दर्शाया गया है। कौन सा किला है, किसकी ये बनावट है, किस तरीके का बना हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। पेड़ पौधे, अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें बस ये लग रहा है कि ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर से ली गई वो फोटो हो। ऊपर से इस तरीके से दिखता है किला। इन दीवारों की लंबाई से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या लंबाई, चौड़ाई और घनत्व हो सकता है, इसका कितना बड़ा होता है। ये मेन गेट है इसका और मेन किला ये है। यहाँ पे रहते थे राजा लोग। अब हम म्यूजियम में नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे की ओर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो युद्ध क्षेत्र में औजारों का उपयोग किया जाता था वो यहाँ पे औजार संभाल के रखे गए हैं।
इन औजारों के नाम हैं गुर्ज, डंडा, पट्टा, जो कि सैनिकों द्वारा यूज किए जाते थे। और ये यहाँ पे एक बुलेट प्रूफ जैकेट रहती थी उस ज़माने की, जिसको जिरह बख्तर कहते थे। इस पे किसी भी प्रकार का तलवार का असर नहीं हो पाता था। पहले देखने से तो ये रबड़ का दिखाई दे रहा था, परंतु जब मैंने इसको हाथ से पकड़ कर देखा तो ये लोहे के छल्लों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है और काफ़ी भारी है। इसके बाद यहाँ पे एक तीर कमान रखा हुआ है जो कि पूरा लोहे का है। तीर भी और इसके कमान भी एकदम लोहे के बने हुए हैं। तीर कमान के साथ दूसरी है ढाल, जो कि तलवार के आक्रमण से बचाव के लिए यूज की जाती थी। और ये है तलवार, जिसका युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था दुश्मनों को मारने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा महाराणा प्रताप का भाला। उसके अलावा यहाँ पे जो बना रखे हैं ये है आपको सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कैसा दिखाई देता है वो इसमें पूरा बना के दिखाया गया है। सिटी पैलेस का बस एक ही भाग पर्यटन के लिए खोला गया, बाकी सब होटल में तब्दील कर दिया गया है, होटल और रेस्टोरेंट में। हल्दी घाटी का रण क्षेत्र भी यहाँ पे दर्शाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पे रण क्षेत्र में कैसे युद्ध हुआ था, हाथी घोड़े वगैरह सब कुछ दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको उदयपुर में जितने भी महाराणा हुए हैं उन सब की पूरी जानकारी दी गई है। आप इसको जूम करके अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सब कुछ बताया गया है। महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी युद्ध में जो प्रमुख योद्धा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। संघर्षकालीन मेवाड़ की जो जो परिस्थितियाँ रही हैं वो बताया गया है। दिवेर का युद्ध दिखाया गया है। महाराणा प्रताप की जो सैन्य रणनीति थी वो बताई गई है। साथ ही महाराणा प्रताप सांस्कृतिक आश्रम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो भी दिखाया गया है कि कैसा है। ये किला ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसको एक पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से काट कर इसको बनाया गया था, जो देखने में बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। म्यूजियम से निकलकर हम बाहर की ओर आते हैं। बाहर की ओर आने पे एक बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे हॉल के बाहर आपको एक महाराणा प्रताप की मूर्ति जो स्थापित की गई है वो है, जिस पे लाइट पड़ती है तो और भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पे फाउंटेन भी है महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास। ये इतना लंबा चौड़ा सा हॉल है। यहाँ आप अपने इंस्टाग्राम की रील बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये जो मूर्ति है इसके जस्ट पीछे एक पुराना खंडर किला पड़ा हुआ है। लाइट ना आने के कारण वो बंद था, इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। और लाइटिंग का कार्यक्रम भी वहीं पे होता है, वहीं पे दिखाया जाता है। इसके बाद हम चल देते हैं रात में जगदीश हरे टेम्पल की ओर, जिसकी गेट पे सबसे पहले जगदीश हरे लिखा है। यहाँ भी लाइट नहीं थी, इस वजह से कुछ भी जाते टाइम हमें काफ़ी अच्छा नहीं दिखा दिया। इस मंदिर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आप फ़ोन को अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में काफ़ी कीर्तन भजन हो रहे थे जब मैं गया था, परंतु फ़ोन को अलाउ नहीं था, इसलिए हमने अपने फ़ोन को पॉकेट में रख लिया। आते टाइम पर यहाँ पर लाइट आ गई थी और यहाँ पे ही बांके बिहारी जी का एक पुराना मंदिर है, जो अंदर से घुसकर आप जाएंगे, अंदर से ही रास्ता गया हुआ है, उसी रास्ते से आप बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे, जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ है। यहाँ भंडारा की व्यवस्था रहती है। यहाँ पे भंडारा खाना वगैरह बनता है जब भी कुछ होता है यहाँ पे। तो ये बांके बिहारी जी का मंदिर हम आपको दिखाएंगे, जो जगदीश टेम्पल के अंदर ही है। और ये जगदीश टेम्पल सिटी पैलेस के जस्ट बिहाइंड में है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात हम वापस टेम्पल की ओर जाएंगे।
जगदीश टेम्पल की आपको हम ये कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दीवारों पे उभार उभार कर मूर्तियों को बनाया गया है। इसकी बारीकियों को आप पास से देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एक शिल्प कला का एक अलग ही अनोखा अंदाज है यहाँ पे। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये सब हमको देखने को मिला, क्योंकि जब हम इसमें आए थे तो लाइट नहीं थी, परंतु जाते जाते लाइट आ गई थी तो हमें पूरा दृश्य देखने को मिल गया। बाहर से हम आपको इसका दृश्य दिखाएंगे कितना लोकप्रिय है। उससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी बताएंगे। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये एक नया नियम आया हुआ है कि मंदिर में प्रवेश जीन्स, टी शर्ट अथवा स्कर्ट आदि का प्रवेश वर्जित है। आप इस तरीके के कपड़े पहनकर हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे देखो लिख दिया गया है। बाहर से जो इसका दृश्य है उसमें 2 हाथी दरवाजे पर पहरा देते हुए नज़र आते हैं। ये जगदीश टेम्पल का पूरा दृश्य है जो आपको दिखाई दे रहा है सिटी पैलेस के जस्ट बिहाइंड। इसी के साथ ही आज का हमारा पर्यटन समाप्त होता है, तथा हम आपको पिछले वाले वीडियो में कुछ चीज़ें बकाया रह गई थी, टिकट प्राइस वगैरह, वो हम आपको बताएंगे। शाम को ये दाल बाटी चूरमा अवश्य खाएं अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ का फेमस डिश है ये। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे ही हम आपको और भी वीडियो और जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।